Good morning, students. I am Pawan Kumar Singh, your physics teacher from Shyoti Educational Group. Today, we will take chapter number 10, Gravitation, part 3 of Science of class 9th. So students, in this video, we will cover these points. First of all, to calculate the value of G, then motion of an object under the influence of gravitational force, then mass, weight and weight of an object on the moon. So first of all, we will go to the value of G, that how we can calculate the value of G. G की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, एज वी ऑलरेडी नो द फॉर्मूला ऑफ G हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी ड्राइव कर रखा था, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ये G का फॉर्मूला था. अब हमें G की वैल्यू अर्थ पे कैलकुलेट करनी है. इट मींस वी हैव टू टेक मास ऑफ द अर्थ यहां पे, and here we have to take radius of the earth. हमें अर्थ का मास लेना पड़ेगा और अर्थ का ही रेडियस लेना पड़ेगा. बात करते हैं कैपिटल जी की. कैपिटल जी क्या लेंगे? दिस इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो ये आप अर्थ की बात करें चाहे अदर प्लैनेट्स की बात करें, जी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो जी की वैल्यू आप ले लोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ना स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 135 पे मिल जाएगा. ओके, इस टॉपिक में आपको गिवन होगा कि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ कितना लेना है. सो द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg which you have to take, and the radius of earth 6400 किलोमीटर, but this is not the SI unit, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 6400 and 3 more 0. Okay, so this will be the radius of earth जो आपको लेना पड़ेगा. Now put these values, इन वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो. So हमारे पास क्या आ जाएगा? G इक्वल्स टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67. अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशन, वी विल टेक not 6.67 but we will take only 6.7. So 6.7 into 10⁻⁻11. Now the mass of the earth, that is 6 into 10⁻24 kg divided by the square of the radius, और रेडियस ऑफ अर्थ के रेडियस का है क्या है यहाँ पे बच्चों? 6 4 1 2 3 4 5 zeros. ओके, नाउ इसका स्क्वायर करना है. नाउ दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट. ये आपको पूरा करना है. जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू कि इस कैलकुलेशन को आप खुद करें, कैलकुलेटर या मोबाइल यूज ना करें इस कैलकुलेशन करने के लिए. ओके, अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं. जितनी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आप लेंगे उतनी ही जल्दी आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे. ओके, तो इसको करना आप घर पे खुद ट्राई करना, डेफिनेटली आपको ये आंसर आ जाएगा. ओके, अगर आपके पास आंसर 9.8 की जगह 9.98 या फिर 9.87 आता है तो नो नीड टू वरी, दिस इज ऑल्सो द अप्रॉक्सीमेट कैटेगरी. वो जो आता है वो भी आपका अप्रॉक्सीमेट कैटेगरी में ही होगा. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ये वो रिजल्ट है. नाउ यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू ऑल्सो. कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यू आपको लर्न भी रखनी है. ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, but universal gravitational constant, that is capital G, which is 6.67 न्यूटन इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. ना अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपको पेज नंबर 135 पे मिलेगा. जिस टॉपिक को हम ले रहे हैं, दैट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, नाउ हम मोशन की 3 इक्वेशन से ऑलरेडी फैमिलियर हैं. ओके, द इक्वेशन वाज फर्स्ट v इक्वल्स टू u प्लस at. सेकेंड इक्वेशन वाज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. इन 3 इक्वेशन से तो हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं. अब हमें क्या करना है? इन्हीं इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है. In which term? In the term of small g. And what is the small g? Small g is the acceleration due to gravity. It means we have to replace a, it means small a by small g.
हमें स्मॉल ए की वैल्यू को स्मॉल जी से रिप्लेस करना है। ओके, तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी इट विल बी, अब हमें करना क्या है, ए को स्मॉल जी से रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, बट किसके इफेक्ट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, स्मॉल जी। तो हमें करना क्या है बच्चों, स्मॉल ए को स्मॉल जी से रिप्लेस करना है। सो इक्वेशन विल बी v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह जी कर दो, सेकेंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी प्लेस कर दो, तो जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ओके, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमें कोई नई इक्वेशंस लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 इक्वेशंस आ गई तो अब आप इसको लर्न करने बैठ गए। इफ यू नो दीज इक्वेशन देन वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू जस्ट रिप्लेस a बाय स्मॉल g। अगर आपको 3 इक्वेशन मालूम है तो जस्ट हमें a को स्मॉल g से रिप्लेस कर देना है, ज्यादा परेशान मत होना। ओके, हम अब इन इक्वेशंस को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। सपोज करो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, अगर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, ओके, एंड टेक हाइट एज h। हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप किया, इट मींस सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है एंड दिस हाइट, यहां से लेकर ग्राउंड तक की हाइट जो है वो h है, तो इस हाइट से मैं ड्रॉप कर रहा हूं। अब इस पे कौन कौन सी इक्वेशंस लगेंगी, वो इक्वेशंस क्या होंगी, वो हमें डिस्कस करना है। ओके, आई होप आप कंडीशन समझ गए होंगे। हमें करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करना है। आई हैव यूज्ड द वर्ड ड्रॉप, हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है। इट मींस जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियली हम अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई नहीं करते। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, इट मींस इनिशियली हम ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ से कोई एडिशनल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये हो गया ड्रॉप का केस, जिसमें आप हाइट को h ले लोगे, अब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया। नाउ क्लास व्हाट इज दिस इन दिस सिचुएशन, जब ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हैं तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बिकॉज हमने तो अपनी तरफ से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया। अब फोर्स किसका लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज होगी। बट स्टार्टिंग में एट द टाइम t इक्वल टू 0 द इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। इट मींस जब आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे देन इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नाउ हाइट कितनी लेनी है बच्चों, h। क्लियर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमने ऑलरेडी g ले ही रखा है। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। तो आपको जो नई इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, देखो v इक्वल्स टू, u तो 0 था आपका, a की जगह g, दिस विल बी v इक्वल्स टू gt। सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s की जगह h इक्वल टू u इज 0, तो 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो इट विल बी 0 इक्वल्स टू 2 a की जगह g, s की जगह h। ओके, तो हमारे पास ये 3 और इक्वेशंस आ गई। सो नो नीड टू वरी कि सर अब इन इक्वेशन को भी लर्न करना है क्या, नहीं लर्न करना है, हमें तो सिर्फ इन इक्वेशंस को लर्न करना है। बाकी जो इक्वेशंस है इन्हीं को मॉडिफाई करके हमारे पास आती जा रही है। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ अगर मैं ऑब्जेक्ट को सपोज करो ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मोशन में थ्रो करते हैं तो क्या होगा, उस केस में अगर मैंने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, ओके, हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, इट मींस मैंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है, हमारी चॉइस है। ओके, इट इज आवर चॉइस कि हम कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया। तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो हाइट ट्रेवल करेगा, सपोज दिस विल बी h। ओके, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर थ्रो करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, यानी वो 0 तो नहीं होगी, इट मींस u इज नॉट इक्वल टू 0। बट जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया और वो मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो एक्चुअली स्लो मोशन में कैसे ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट गया, फिर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वापस से नीचे आएगा। ओके, जैसे हम सपोज करो इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट एक हाइट तक जाने के बाद क्या हो रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इट विल बी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होते होते 0 हो जाएगी, और 0 होने के बाद वापस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा विद इंक्रीज इन वेलोसिटी।
ओके, सो यहां पे क्या होगा बच्चों, u इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है, हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है। अब इस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0। ओके, इट मींस u इज नॉट इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। अब g की बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि g की वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स, हमें ऑलरेडी मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट हमने यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन को रेफरेंस में लिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को। इट मींस जी की वैल्यू हमें माइनस में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बट हमने रेफरेंस में अपवर्ड डायरेक्शन कंसीडर किया है, तो जी की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, माइनस में। सो इट विल बी माइनस ऑफ जी। अब कुछ भी नहीं करना, बस जो हमारे पास इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। सो इक्वेशन वाज v, अच्छा v तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे 0, तो इट विल बी 0 इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 नहीं है, सो इट विल बी u। नाउ a की जगह माइनस जी, इट विल बी माइनस जी, और टाइम t की जगह t। इट इज इक्वेशन नंबर 1। आई होप यू गॉट दिस वन। नाउ सेकेंड वन, s, दिस इज योर हाइट। ओके, u इज नॉट इक्वल टू 0, इट विल बी ut। u 0 नहीं है आपका, इससे पहले वाले केस में u 0 हो गया था, इसलिए 0 ut की वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया था बाय 0, बट यहां पे u 0 नहीं है, सो इट विल बी ut प्लस, अभी प्लस साइन को हटाने वाले अपन, हाफ a की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस हाफ की जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, माइनस हाफ। सो दिस विल बी द न्यू इक्वेशन, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, v इक्वल टू तो आपका 0 है, तो 0 इट मीन 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g। अब g की वैल्यू माइनस में है तो माइनस h, तो ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ओके, नाउ अच्छा एक केस में आप लोग को टास्क के फॉर्म में दूंगा। सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं, बट इस बार अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो नहीं कर रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, इट मींस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो नहीं किया है, बल्कि नीचे की तरफ थ्रो किया है। तो आपको ये बताना है कि जो इक्वेशंस बनेंगी वो इक्वेशंस कैसी होंगी। ओके, आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करना है इन प्लेस ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी वो आपको हमें बताना है। जब हमारा लाइव सेशन होगा तो आई सपोज कि आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को मुझे दोगे। ओके, नाउ स्टूडेंट, दिस इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मास की। ओके, सो स्टूडेंट, जब हमने चैप्टर नंबर 8 स्टडी किया था उस टाइम में भी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी, इनर्शिया। ओके, इनर्शिया क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट करने के लिए जो टेंडेंसी अप्लाई होती थी उसको हम इनर्शिया बोल रहे थे। ओके, सो इनर्शिया बेसिकली मास से रिलेटेड होता है, जितना ज्यादा इनर्शिया होगा ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ही ज्यादा होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। ओके, सो मास बेसिकली इनर्शिया ही होता है ऑब्जेक्ट का। ओके, जितना ज्यादा मास होगा यानी उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, और जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत कम है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे पुश करके उसके मोशन में चेंजेस लाने यानी उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, मास बहुत कम है तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट विद वेरी हाई मास, वेरी हाई मास, अब आपको उस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंजेस लाने, सो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज लाने के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। ओके, और इसको हमने इनर्शिया के टर्म में चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। तो बेसिकली मास इज व्हाट, दिस इज द इनर्शिया। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। अब इनर्शिया में समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इनर्शिया क्या वेरी करेगा अलग अलग जगह पे, नहीं, इनर्शिया इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, इनर्शिया की वैल्यू वेरी नहीं करेगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को या फिर मास को अर्थ पे मेजर करेंगे तो वो वैल्यू भी उतनी आएगी जब हम उसको किसी और प्लेनेट पे जाके मेजर करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इनर्शिया को हम मेजर किस में करते हैं, इसको हम केजी में मेजर करते हैं। इट मींस द एसआई यूनिट ऑफ द इनर्शिया और यू कैन से द मास विल बी केजी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इनर्शिया के बारे में बात की जाए तो इसको हम मेजर किस में करेंगे, इनर्शिया बोले या मास बोले, बोथ आर द सेम थिंग,
इसको मेजर करेंगे हम केजी में, किलोग्राम में। ओके, सो क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, सो यू विल से किलोग्राम। ये टॉपिक आपको पेज नंबर 137 पे मिलेगा बच्चों, और इस पे क्वेश्चन बनता है मास की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, देन यू विल से दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, मास इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि मास की वैल्यू अलग अलग लोकेशन पे वेरी नहीं करेगी, इट विल बी कांस्टेंट। ओके, सपोज करो इस मेरे पास एक डस्टर है, इसका मास अगर मैं 100 ग्राम कह रहा हूं तो हर प्लेनेट पे इसका मास 100 ग्राम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द इनर्शिया। अब इनर्शिया के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है वेट, वो भी आपको पेज नंबर 137 पे मिल जाएगा। नाउ ओपन योर पेज नंबर 137। स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वांट टू से, प्लीज जब भी हम इन वीडियोस को देखते हैं तो उस टाइम आप अपनी एनसीईआरटी बुक को भी ओपन करके रखें। इट मे बी कि पेज नंबर जो मेरी बुक में गिवन है उस पेज नंबर के अलावा आपकी बुक में कोई और पेज नंबर गिवन हो, 1-2 पेजेस का वेरिएशन आ सकता है, सो नो नीड टू वरी, आप तो टॉपिक्स ढूंढ लो कहां पर है। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेट एंड अकॉर्डिंग टू माय बुक दिस टॉपिक इज गिवन ऑन पेज नंबर 137। ओके, सो द टॉपिक इज वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट की बात की जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब बेसिकली वेट है क्या, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेनेट पे रखते हैं तो वो प्लेनेट ए टू जेड कोई सा भी प्लेनेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। ओके, सपोज करो दिस इज द अर्थ, और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी वो फोर्स जिस फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, अपनी तरफ होल्ड कर रखा है, अपनी तरफ बाउंड कर रखा है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं यहां पे बच्चों, वेट। सो क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज वेट। ओके, ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है दैट व्हाट इज वेट, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन वेट, ओके, या फिर एक्सप्लेन द टर्म वेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 137 पे वेट वाले टॉपिक पे 4th लाइन पे मिल जाएगा। ओके, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेट का मतलब तो हमने समझ लिया कि दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, विच टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच एन अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ ने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो हमें मालूम है कि सिंपल फोर्स जो होता है वो होता है F इक्वल्स टू m इंटू ए, सिंपल फोर्स। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी है तो हमें मालूम है कि जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे बच्चों, अभी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने पढ़ा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे, एग्जैक्टली स्मॉल g से। तो यहां पे भी हमें स्मॉल a को किससे रिप्लेस करना है, स्मॉल g से। आ गया तुम्हारा वेट का फॉर्मूला, दिस इज द वेट। ओके, तो वेट हो जाएगा आपका m इंटू जी। आगे बात समझ में आपको बच्चों, आई होप यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो वेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास m इंटू जी, यानी वेट का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला दोनों आपके लिए सेम ही है। ओके, चाहे आप फोर्स कैलकुलेट करें चाहे वेट कैलकुलेट करें, आपको दोनों ही केसेस में सेम क्वांटिटी मिलती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर वेट की बात की जाए तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेट विल आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेट जो होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्लियर। सेकेंड थिंग, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन, तो वेक्टर की वेट की भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्लियर, ये समझ में आ गया ना। यहां पे हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो वेट है वो वेट आपका m और g पे डिपेंड कर रहा है, बट m तो कांस्टेंट है। अभी हमने थोड़ी देर पहले मास के बारे में पढ़ा, मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। सो वेट के लिए हम एक चीज कह सकते हैं दैट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और यू कैन से वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g बिकॉज m इज द कांस्टेंट क्वांटिटी।
इट मींस अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पे जाते हैं जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर है अर्थ के कंपेयर में, तो वहां पे आपका वेट भी ग्रेटर होगा अर्थ के कंपेयर में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे प्लेनेट पे जाएं जहां पे जी की वैल्यू अर्थ के कंपेयर में 2 टाइम्स है, तो वहां पे हमारा वेट भी 2 टाइम्स आएगा। अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पे अपना वेट मेजर करें जहां पे स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के कंपेयर में हाफ है, तो हमारा वेट भी अर्थ के कंपेयर में वहां पे हाफ आएगा। अब मैं बात करता हूं कि मैं अगर किसी ऐसे प्लेनेट पे जाऊं जहां पे हमारा मास, सपोज करो अर्थ की बात करता हूं, अर्थ पे हमारा मास कुछ भी आ रहा है, अगर हम किसी ऐसे प्लेनेट पे जाएं जहां पे जी की वैल्यू डबल है, तो वहां पे हमारा मास क्या होगा? सोचो इस चीज को। आई रिपीट, हम अर्थ पे हैं, अर्थ पे हमारा मास सपोज करो A to Z कुछ भी है, ओके, सपोज करो 50 kg है। अब मैं किसी ऐसे प्लेनेट पे जा रहा हूं जहां पे स्मॉल जी की वैल्यू डबल है अर्थ के कंपेयर में, तो बताओ वहां पे हमारा मास कितना होगा? ये डबल हो जाएगा? नहीं, मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी ना बेटा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, ये लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती है। सो मास आपका अगर अर्थ पे 50 kg तो वहां पे भी 50 kg रहेगा, बट वेट वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द वेट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना, इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, ओके, कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा। तो ये तो हमें मालूम है कि जब भी हम वेट निकालते हैं तो वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज F = m × g। और हमें ये भी मालूम है कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, बट ये सिर्फ अर्थ के लिए। अगर आपको किसी और जगह पे स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको वहां का रेडियस और मास मालूम होना चाहिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ये टॉपिक आपको सेम पेज नंबर 137 पे मिलेगा, सेम टॉपिक। ओके, तो मून पे आपका वेट कितना होगा या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, ये हमें कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। ओके, सो अगर हम बात करें कि मून पे वेट फाइंड आउट करना है, वो भी कंपेयर करके, तो आपको मून का मास और मून का रेडियस भी मालूम होना चाहिए। तो मून का मास आपकी बुक में गिवन है टेबल में, मास और यहां पे रेडियस। तो मून का मास गिवन है दैट इज 7.36 × 10⁻22, ये दिस इज इन kg। और रेडियस जो आपका वो मीटर में गिवन है, रेडियस गिवन है 1.74 × 10⁻6 मीटर। अर्थ की बात की जाए, ये तो हमें अब तक याद हो जाना चाहिए, मास होता है 6.6 × 10⁻24 और रेडियस होता है 6.37। यहाँ पे कुछ ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू ले ली है, आप चाहो तो 6.4 भी ले सकते हो, × 10⁻6 मीटर। ओके, सो यहाँ पे आपके पास दो चीजें गिवन है, एक अर्थ के बारे में डाटा गिवन है और एक मून के बारे में डाटा गिवन है। अब आपको इन दोनों की वैल्यू को यूज करके ये फाइंड आउट करना है कि अर्थ के कंपेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा, अर्थ के कंपेयर में, कंपेयर करके फाइंड आउट करना है। सो अगर हम बात करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा, तो उसको मैं WM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो इट विल बी कैपिटल G इंटू कैपिटल M। कैपिटल M क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ द मून। तो मैं यहां पे डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर रहा हूं। ओके, तो इट विल बी 7.36 × 10⁻22, ओके, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, इट मींस 1.74 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, इट विल बी कैपिटल G। ओके, यहाँ पे हमने स्मॉल m लिखना भूल गए। ओके, दिस इज ऑल्सो स्मॉल m। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो भी तो लेंगे। ओके, कैपिटल G इंटू 6 × 10⁻24 kg इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। अब हमें इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करना है, इट मींस हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो डिवाइड करेंगे तो क्या क्या क्वांटिटी कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल m से स्मॉल m कट हो जाएगा, कैपिटल G से कैपिटल G कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो बचेगी WM/m
WE, it means weight of an object on the moon divided by weight of an object on the earth, it will be equal to 7.36 into 10 to the power 22 divided by 1.74 into 10 to the power 6 whole square into 6.4 into 10 to the power 6 whole square divided by 6 into 10 to the power 24. कैलकुलेशन लेंदी है, डोंट वरी, बट करनी पड़ेगी. ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी आपकी आएगी. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू, इट इज नॉट एग्जैक्टली, इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1/6. ओके, ये हमें याद रखना है. It means weight of an object on the moon divided by weight of an object on the earth is approximate equal to 1/6. It means अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे अगर 60 न्यूटन है तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 60 डिवाइडेड बाय 60 इट मींस 10 न्यूटन होगा. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा. अगर अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 60 न्यूटन है तो मून पे सेम ऑब्जेक्ट का वेट 60 डिवाइडेड बाय 6 इट मींस 10 न्यूटन होगा. ओके, तो ये चीज तो समझ में आ गई कि अब मून पे अगर हमें ऑब्जेक्ट का वेट कैलकुलेट करना पड़े तो हमें पूरे मून का रेडियस और पूरे मून का मास कंसीडर करने की जरूरत नहीं है. हम डायरेक्टली इस लॉजिक से भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन अराइज होता है, इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इक्वल टू 1/6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ? क्या इसकी वैल्यू भी 1/6 आएगी? देखते हैं. वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, m इंटू जी. अब यहां पे g कहां का लेना है? मून का. डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ m इंटू जी. अब यहाँ पे g कहाँ का लेना है बच्चों? अर्थ का. इट इज 1/6. वी हैव ऑलरेडी बीन कैलकुलेटेड, सो m से m कट जाएगा, बचेगा क्या? g m अपॉन g e इक्वल्स टू 1/6. इट मीन्स हम वेट का रेशियो फाइंड आउट करें चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो फाइंड आउट करें, दोनों ही वैल्यू आपकी सेम आएगी, दैट इज 1/6. ओके, और उस वाले केस में भी आपका 1/6. ओके, तो ये वैल्यू आप लर्न कर लेना बच्चों, ये रेशियो कितना होता है? 1/6. सो अब हम बात करते हैं इसके बाद के टॉपिक्स की, थ्रस्ट एंड प्रेशर. बच्चों ये वाला टॉपिक आपके इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया गया है. तो थ्रस्ट एंड प्रेशर पेज, जो कि पेज नंबर 138 पे है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, सेम पेज नंबर 140 पे बायोन्सी, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. बायोन्सी के आगे जो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. रिलेटिव डेंसिटी, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है. इट मींस इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. इट मीन्स आपको एग्जाम्पल नंबर 10.5 तक, एग्जाम्पल 10.5 तक आपको चैप्टर को रीड करना है, लर्न करना है. और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है 10.5 के बाद, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट, एंड व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ओके, सॉरी, व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना, मतलब ये वाला भी आपका क्वेश्चन सिलेबस में ही है. इसके बाद की चीजें नहीं करनी. ओके, फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, ये था पूरा चैप्टर, ओके, अबाउट द ग्रेविटेशन. ओके, इसके 2 वीडियोस हम लोगों ने पहले अपलोड कर दिए थे, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का. सो स्टूडेंट्स, आई होप पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ थैंक यू.